कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जो इस वक्त एक पार्टी अटेंड करने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका मूड कुछ ज्यादा ही स्पाइसी होता है। हर छोटी सी बात पर तकरार, हर टॉपिक पर बहस, कौन सही है कौन गलत, किसने क्या कहा, सब पर लंबी बहस चालू। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के पास टाइम ही टाइम है और झगड़ा करना उनका फुल टाइम जॉब हो। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों का ध्यान रोड से हट जाता है और वो एक दूसरी गाड़ी से टकराने ही वाले होते हैं। जस्ट इन टाइम ब्रेक लगता है और दोनों बच जाते हैं। जब वो अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो लेरी बड़ी सफाई से जोन के हाथ में लगी बैंडेज को उसकी शर्ट के अंदर छुपा देता है जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। फिर धीरे से उसे याद दिलाता है कि आज तुम्हें पूरे परिवार को अपने कैंसर के बारे में बताना है। जोन झिझकते हुए कहती है कि उसे बस एक दिन और चाहिए। आज की पार्टी वो खराब नहीं करना चाहती थी, मतलब पार्टी पहले बीमारी बाद में। परिवार उनका बहुत प्यार से स्वागत करता है। आखिरकार उनकी शादी को पूरे 65 साल हो चुके थे, मतलब कपल गोल्स वाला मामला। इसी बीच परिवार उन्हें बताता है कि बेसमेंट में जोन की पुरानी तस्वीरों का एक डब्बा मिला है। उन तस्वीरों में से एक फोटो जोन की पहली शादी की होती है जो उसने लूक नाम के एक आदमी से की थी। लूक एक सैनिक था जो युद्ध में मारा गया था। तभी अचानक लेरी के गले में कुछ अटक जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो खांसता है, हांफता है और फिर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। सब कुछ स्लो मोशन में होता है। कुछ ही सेकंड बाद लेरी की आंख अचानक खुल जाती है, लेकिन अब वो अपने बेटे के घर में नहीं होता। वह चौंक कर खुद को एक ट्रेन में पाता है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकती है, लेरी देखता है कि आसपास मौजूद ज्यादातर लोग हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं। माहौल थोड़ा क्रीपी, थोड़ा कंफ्यूजिंग। वह उन लोगों के पीछे पीछे चलता है और जल्द ही एक बड़े से जंक्शन पर पहुंच जाता है। वहाँ लोग अजीब अजीब बातें बोल रहे होते हैं, ऐसी भाषा में जो लेरी के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। घबराकर लेरी रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहता है कि उसे यहाँ किडनैप करके लाया गया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बड़े ही काम एटीट्यूड में बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ बैठ जाइए और अपने एसी का वेट कीजिए। लेरी सोच में पड़ जाता है, एसी, एयर कंडीशनर या कुछ और। कई घंटे बीत जाते हैं, भीड़ कम हो जाती है और लेरी कुर्सियों पर ही सो जाता है। तभी एक लड़की आती है और उसका नाम पुकारती है, लेरी। वो खुद को एना बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसी हूँ, मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। अब बात साफ हो जाती है, लेरी मर चुका है और एना का काम है उसे उसकी सही जगह पहुँचाना। लेकिन लेरी के दिमाग को ये बात अब भी हजम नहीं होती। उसे लगता है ये कोई सपना या बहुत ज्यादा अजीब प्रैंक है। तभी एना उसे एक शीशा दिखाती है। शीशे में देखकर लेरी हैरान रह जाता है। वो फिर से जवान हो चुका होता है। एना समझाती है कि जब लोग जंक्शन पहुँचते हैं तो उनका शरीर उसी उम्र का हो जाता है जब वे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। जब एना उसे पूरी बिल्डिंग दिखा रही होती है, लेरी बार बार एक ही रट लगाता है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है, मुझे जोन चाहिए। परेशान होकर एना उसे एक जोरदार चमाट जड़ देती है और बोलती है, मरने के बाद भी रोना धोना चालू है, तू पागल है क्या? वो साफ साफ बताती है कि ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी स्टॉप है। यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना है। एक बार चुन लिया तो फिर बदलने का कोई ऑप्शन नहीं। तभी अचानक एक अलार्म बजता है। लेरी देखता है कि सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़ कर ले जा रही है। एना बताती है कि वो लाल दरवाजे से भाग कर आया होगा और चेतावनी देती है, तुम कभी ऐसा करने की कोशिश मत करना, समझे? इसके बाद एना लेरी को एक टेम्परेरी रूम में ले जाती है। वहाँ उसे अलग अलग धर्मों और बिलीफ्स के हिसाब से आगे की दुनिया के ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। लेरी को इस कमरे में पूरे 7 दिन मिलने वाले होते हैं ताकि वह सोच सके कि आगे की जिंदगी कैसे बितानी है। अलमारी में उसके मनपसंद कपड़े पहले से रखे होते हैं। कपड़े बदलने के बाद लेरी टीवी चालू करता है, लेकिन हर चैनल पर एक ही मैसेज चल रहा होता है, अपनी नई जिंदगी यहाँ शुरू करें। नहीं, यहाँ से शुरू करें। कंफ्यूज होकर लेरी टीवी बंद कर देता है और जंक्शन घूमने निकल पड़ता है। वहाँ उसे बहुत सारे स्टॉल दिखाई देते हैं जो आगे की जिंदगी के सपने बेच रहे होते हैं। किसी का स्वर्ग डिलक्स पैक, किसी का रीबर्थ इकोनॉमी क्लास। आखिर में भटका हुआ लेरी एक बार में पहुँच जाता है। जैसे ही वह बैठता है, एक सुंदर औरत उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। लेरी सोच में पड़ जाता है, ये आफ्टर लाइफ है या फिर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव इल्यूजन। वो औरत लेरी को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी आगे की जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। मतलब साफ था, ऑप्शंस खुले हैं बॉस। इस पर लेरी थोड़ा असहज होकर बोलता है, सॉरी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। तभी बार के पीछे खड़ा बारटेंडर लूक बीच में टपक पड़ता है और लड़की को रोकते हुए कहता है, मैडम, बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है। यह सुनते ही वो औरत बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। लेरी क्यूरियस होकर लूक से पूछता है, क्या तुम कोई एंजल हो? लूक हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, वो भी लेरी की तरह ही एक आत्मा है जो फिलहाल जंक्शन पर नौकरी कर रही है। मतलब आफ्टर लाइफ में भी वह प्रेशर चालू है। लेरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज दिखता है तो लूक उसे यहाँ के रूल समझाने लगता है। पहला रूल, एक बार अगर तुमने अपनी आगे की जिंदगी चुन ली तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। दूसरा, किसी दूसरी जिंदगी में झांकना या स्विच करना सख्त मना है। और तीसरा, अगर किसी ने भी रूल तोड़ा, ज्यादा दिन यहाँ रुकने की कोशिश की या अपनी जिंदगी बदलने का चक्कर लगाया तो उसे वॉइड में डाल दिया जाएगा। वॉइड मतलब ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और वो भी हमेशा के लिए। नो लाइट, नो टाइम, नो ड्रामा, बस खामोशी। थोड़ी देर में दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो जाती है। तब लेरी लूक को बताता है, यार मेरी पत्नी को कैंसर है, मैंने उससे वादा किया
किया था कि उसका ख्याल रखूंगा। अब अजीब लग रहा है कि मैं उससे पहले ही यहाँ आ गया। लूक कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुनता है। एक दो गटकाने के बाद लेरी अपने कमरे में लौट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह एना सीधे उसके बेड पर चढ़कर उसे उठाती है। बेचारा लेरी डर के मारे चौंक कर उठ जाता है, जैसे किसी ने एग्जाम के दिन जगा दिया हो। थोड़ा संभलने के बाद लेरी एना से पूछता है कि लोग यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना बताती है कुछ लोग ये मान ही नहीं पाते कि वो मर चुके हैं। कुछ अपने परिवार या जिनसे वो प्यार करते हैं उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो भी मरकर यहाँ आए ताकि फिर साथ में आगे जाए। और सबसे बुरा हाल उनका होता है जो डिसाइड ही नहीं कर पाते। लेरी घबरा कर पूछता है मेरी पत्नी का क्या हाल है? जोम, वो भी जल्दी मर जाएगी ना? एना उसे साफ मना कर देती है कि ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी जा सकती। लेरी फैसला करता है कि वो जोन का इंतजार करेगा। एना उसे याद दिलाती है देखो 7 दिन का स्टे तो फ्री है, उसके बाद अगर रुकना है तो नौकरी भी करनी पड़ेगी और साथ ही बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। दिन बीतते जाते हैं लेकिन जोन का कोई अता पता नहीं चलता। एना कहती है तुम श्योर हो? इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है उसका कैंसर ठीक हो गया हो। इसके बाद लेरी एक अलग ही फैसला करता है। वो सोचता है कि जोन की याद में एक प्यारा सा घर बनाएगा ताकि जब भी वो आए सब कुछ एकदम रेडी मिले। उसी रात लेरी अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखता है और उसी वक्त दूसरी दुनिया में जोन कैंसर से मर जाती है और वो भी ट्रेन में चौंक कर उठती है। अगली सुबह एना लेरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही होती है। लेरी एना को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहता है ये जोन को दे देना। एना बोलती है ये रूल्स के खिलाफ है, अगर हो पाया तो कर दूंगी, पक्का नहीं कह सकती। लेरी स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक उसी समय जोन ट्रेन से उतर रही होती है। एस्केलेटर पर लेरी अपनी पत्नी को देख लेता है लेकिन जोन उसे नोटिस नहीं करती। बेचैन होकर लेरी वापस मुड़ जाता है। वहाँ जोन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही होती है। तभी दोनों आमने सामने आते हैं। वो एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं, पूरे प्यार और सुकून के साथ। जोन पहले ही समझ चुकी होती है कि वो मर चुकी है और फिर लेरी को डांटना शुरू कर देती है। ये कोई तरीका होता है मरने का? ऐसे कौन मरता है? हाँ, बेवकूफ हो गया, क्या ध्यान से नहीं खा सकते? तभी वहाँ रायन आया जो कि जयन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। वो जोन को लेरी से अलग करके उसके पहले पति लूक के पास ले गया जो बेचारा 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। जोन लूक को देखकर बहुत इमोशनल हो गई। तभी लैरी बीच में कूद पड़ा। अरे कुछ नहीं होता, लोग मर जाते हैं यार, नॉर्मल चीज है, चलो बेबी अपनी दुनिया में चलते हैं। नहीं, मैंने चुनी है आपके लिए। लेकिन जोयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जल्द ही उसे पता चला कि उसे दोनों में से एक पति चुनना पड़ेगा, इसके साथ वो अपनी मनचाही जिंदगी बसा सकती है। तभी रायन सभी रूल समझाते हुए उसे कमरे में ले गया। कपड़े बदलने के बाद अब रायन जोन को उसके ऑप्शन समझा रहा था। तभी लूक वहाँ पर आया। डर के मारे कि उसे दोनों में से एक को चुनना होगा, जोन ने दरवाजा ही बंद कर दिया। रायन का तो कहना था कि लूक बहुत अच्छा है, वो 67 साल से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उधर लैरी एना के सामने गुस्सा निकाल रहा था। एना ने बताया कि मेरा और जो रायन है ना, मतलब जैन का ऐसी हम पहले रिलेशनशिप में थे, हमारी लड़ाई हो रखी है ना, तो वह जान के भी तुम्हारे अगेंस्ट संगीत बोल रहा होगा। लेकिन लेरी कहने लगा कि मेरी और जैन की शादी 65 साल की है, इतने साल तो वो लूखा लूक जिंदा भी नहीं रह पाया, हमारे साथ बच्चे हुए पूरी जिंदगी बिताई है हमने। उधर ज्वेन और लूक जंक्शन में वॉक पर गए। वह दोनों थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। अचानक 2 गार्ड्स एक आदमी को पकड़ने के लिए भागे जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड ने लूक को हाय कहा और तुरंत जयान को पहचान लिया, ये कहकर कि आखिरकार अब पहुंच ही गई यहाँ पर। ये सुनकर ज्वेन को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका मतलब साफ था कि लूक उसके बारे में बात करता है। गार्ड्स के जाने के बाद लूक ने ज्वेन को रूल समझाए और साथ ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। वो प्यारी बातें बोलता रहा और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन जोयान पीछे हट गई क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और फिर जल्दी से वहाँ से भाग गई। कुछ ही मिनटों बाद लेरी जोन के कमरे में घुस गया। बहुत सारे आगे की जिंदगी के ऑप्शन लेकर जोयान घबरा गई और लेरी पर चिल्लाने लगी। उसने उसे भी वही जवाब दिया कि मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वो कहने लगी कि पिछले कुछ दिन मेरे बहुत भारी थे, तुम्हारी मौत के बाद पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी मौत हो गई। इस बात से लेरी थोड़ा खुश हुआ क्योंकि वो वैसे भी उसे खास पसंद नहीं थी। लेरी को याद आया कि स्क्वाट करने से जैन हमेशा शांत हो जाती थी। बुजुर्ग होने के बाद से जो स्क्वाट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब जवान होकर दोबारा से शरीर में ताकत महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा। उधर लेरी फिर से कुछ खा रहा था और उसका गले में दोबारा से खाना अटक गया। इस बात से जैन अचानक घबरा गई, लेकिन लेरी हंसने लगा कि मर तो चुका हूँ, मजाक कर रहा था मैं बस। इसके बाद लेरी आराम से बेड पर लेट के रिलैक्स करने लगा, लेकिन जयान ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया। इसके बाद उस बेचारे लेरी को अपने बेसमेंट वाले कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। लाइफ में पहली बार नहीं, आफ्टर लाइफ में भी डाउनग्रेड मिला था। लेकिन वापस जाते वक्त लेरी की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन लगा हुआ था। जोन को डीन मार्टिन बेहद पसंद था, टॉप लेवल फैन। इसलिए लेरी ने तुरंत एना से कहा कि किसी भी तरह ये शो अरेंज करो प्लीज, ये वाला छोटा सा एहसान समझ लो। जब लेरी अपने नए कमरे में पहुंचा तो उसे देखकर झटका लग गया। इतना छोटा कमरा, ऐसा लग रहा था
जैसे आफ्टर लाइफ का पीजी एकोमोडेशन मिल गया हो। अगली सुबह लेरी जोन को वेटिंग एरिया में ले गया। वहाँ एना उस सिंगर को गाने के लिए ले आई थी और खुद पियानो बजा रही थी। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी अजीब हरकतें करने लगा, कभी सुर से बाहर, कभी ज्यादा ड्रामा, और फिर तो हद ही हो गई, सीढ़ियों से गिर पड़ा। तभी सबको समझ आ गया ये कोई असली डीन मार्टिन नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है, मरने के बाद भी नकलबाजी कर रहा है। कितना गंदा आदमी है ये। तभी लूक वहाँ पहुँचा, उसे खींचकर अपने साथ ले गया और एक जोरदार मुक्का दे मारा। उसके बाद रायन की मदद से लूक ने जोन को खूल देने की कोशिश की, लेकिन लेरी फिर बीच में बोल पड़ा, ये चीटिंग है, खूल वूल कैसे दे रहा तू, गिफ्ट तो मैं दे रहा हूँ। बस फिर क्या था, दोनों आदमी फिर से झगड़ने लगे जैसे स्कूल के बच्चे हों। और अब जोन का पारा पूरा चढ़ चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर दोनों को चुप करा दिया। इसके बाद जोन एना और रायन को अपने कमरे में ले गई और दोनों पर जमकर भड़ास निकाली। फिर चिढ़कर बोली, कोई तो रास्ता निकालो, ऐसे कैसे फैसला लूं मैं। कोऑर्डिनेटर्स ने रूल तोड़ने के लिए एक लंबी फोन कॉल की। काफी देर होल्ड पर रहने के बाद जोन अपने दोनों पतियों को कमरे में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि तुम्हारा केस थोड़ा खास है, इसलिए हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। जोन को 2 बार चुनने की इजाजत दी जाएगी। एक बार वह लेरी के साथ अपनी जिंदगी जाकर देख सकती है और एक बार लूक के साथ। इसके बाद उसे फैसला करना ही होगा, नो एक्सटेंशन। दोनों लड़के फिर से बहस करने लगे। पहले कौन जाएगा? मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं। हाथापाई शुरू होने ही वाली थी कि जोन फिर चिल्ला पड़ी, पहले कौन जाएगा? ये टॉस से तय होगा। फिर से बहस चालू। इस बार रायन ने दोनों को रोका। लेरी ने सिक्का उछाला और लूक जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान लूक और जोन पुराने दिन याद करते रहे। जल्द ही वे एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचे। साफ आसमान, हरा भरा जंगल, एकदम पोस्ट कार्ड वाला नजारा। घूमते हुए दोनों ने खूब मजे किए, एक दूसरे का हाथ थामकर। शाम को रेस्टोरेंट में डिनर हुआ। जोन बार बार अपने बच्चों और पोते पोतियों की बात कर रही थी। ये सुनकर लूक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लूक ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, बस ये सोचकर थोड़ा दुख होता है कि ये जिंदगी मैं तुम्हें नहीं दे पाया। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि जोन ने एक अच्छी जिंदगी जी। जोन ने कहा, मैंने कुछ वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया था, पर फिर क्या करती, तुम चले गए थे। मरने के बाद कोई वापस थोड़ी आता है। फिर लूक जोन को एक जगह ले गया जिसे आर्काइव्स कहते हैं। ये हर चुनी हुई जिंदगी में होती है। यहाँ आत्माएं अपनी जिंदगी की यादें दोबारा देख सकती है। दोनों ने अपने रिश्ते के सारे जरूरी पल देखे, पहली मुलाकात, पहली किस, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले किया गया वो आखिरी वादा। जोन आखिरकार फिर से लूक को चूम लेती है। वो बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। यादें आगे बढ़ती है और लूक देखता है कि कैसे लेरी ने जोन को प्रपोज किया। ये देखकर लूक गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। वह कहता है, लेरी ने एक दुखी औरत की फीलिंग्स का फायदा उठाया है, मौका देखकर चौका मारा है उसने। जोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लूक सुनता ही नहीं। इधर लेरी भड़क रहा था क्योंकि लूक सबको बताता फिर रहा था कि मैं जंग में मारा गया, दुश्मन से लड़ते हुए। अब जब खुद को हीरो दिखाएगा तो कोई कैसे मुकाबला करेगा। लेरी को डर था कि कहीं जोन उसे न चुन ले। इस पर एना कहती है, जोन को याद दिलाऊं कि वो तुमसे प्यार क्यों करती थी। लेरी बोलता है, मुझे तो खुद भी नहीं पता वो मुझसे प्यार क्यों करती थी। फिर रुक कर कहता है, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो शायद बता सकती है। कुछ देर बाद लेरी जोन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिलता है। कैरन अब काफी बूढ़ी लग रही थी। कैरन बताती है कि उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिन तब आए जब उसका पति मर गया, क्योंकि तभी वो पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी जी पाई। खैर, कैरन ने आगे बताया, सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, एकदम इरिटेटिंग टाइप, लेकिन धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। लेरी ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये बताओ कि जोन मुझे क्यों पसंद करती है। कैरन हंस पड़ी, मुझे क्या पता, लेकिन इतना पक्का कह सकती हूँ कि तुमने जोन को बहुत खुश रखा है। इसके बाद लेरी लूक के कमरे में गया, किसी राज की तलाश में। दीवारों पर बने निशान बता रहे थे कि लूक अपनी मौत के बाद हर एक दिन गिन रहा था और उसकी किताब में जोन की ढेर सारी ड्राइंग्स थी। तभी लूक वहाँ आ गया और लेरी पर चिल्लाने लगा, तूने जोन के साथ गलत किया है, वो दुखी थी और तूने मौके पर चौका मारा है। दोनों बेकार की लड़ाई में उलझ गए। धक्का मुक्की में लेरी का लेटर उसकी जेब से गिर गया। अब लूक और भड़क गया, जहाँ तूने प्रपोज किया ना, वो जगह मैं और जोन अपनी खास जगह मानते थे। मेरे जाने के बाद वो वहाँ अकेली महसूस करती और तूने उसी चीज का फायदा उठाकर उसे पटा लिया। अगले दिन लेरी जोन को एक दूसरी जिंदगी दिखाने बीच पर ले गया। वो जिंदगी काफी पॉपुलर थी, इसलिए वहाँ लोगों की भीड़ थी। दोनों बातें कर रहे थे, करीब आ रहे थे, एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी एक लड़के ने बॉल से लेरी को मार दिया। फिर मूड और खराब करने के लिए बोला, तुम्हें पता है मैं कैसे मरा। खैर, बाद में दोनों समुद्र में अपनी बोट लेकर निकल गए। लेरी ने जोन से माफी मांगी कि तुम्हारी मौत के वक्त मैं साथ नहीं था। फिर इमोशनल होकर बोलने लगा, हमारे बच्चे हमें साथ देखते तो कितने खुश होते। जोन तुरंत समझ गई, तू मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं का, बच्चों की बात किसको बता रहा है। और दोनों फिर से झगड़ पड़े। अब जोन बोली, तुम मेरी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे, मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से प्यार किया है, तुम दोनों के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाई हैं। इस पर लेरी बोला, अगर मैं लूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। वापस आकर जोन ने लेरी के साथ अपनी बीती यादें देखना चाहिए, लेकिन लेरी ने मना कर दिया। उसका
कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है। वो जोन को इससे बचाना चाहता था। जोन को लगा कि लेरी डर रहा है, पता नहीं क्या निकल आएगा। खैर, दोनों किनारे पर बैठकर अपनी पहली डेट की बात करने लगे। लेरी ने कहा, मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लेरी का वो लेटर मिल गया। इधर जोन और लेरी अपनी डेट से वापस आए, एक दूसरे को चूमा। लेरी बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, बस साथ होने चाहिए। तभी लूक ने लेरी का लेटर जोन को दे दिया। ये पढ़कर जोन को पता चला कि लेरी तो लगभग चला ही गया था, बस जाते वक्त उसे देख लिया इसलिए रुक गया और फिर एक और झगड़ा शुरू हो गया। जोन ने लेरी को सेल्फिश कह दिया। लेरी भी पलट गया, तो मैं भी तेरी सेकंड चॉइस था। और ये लूचा लूक, इसने भी तो बहुत सारी आत्माओं के साथ गुलू गुलू की है। इस पर लूक गुस्से में चिल्लाया, 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ गुलू गुलू कर ली तो क्या हुआ, इंतजार तो मैं जोन का ही कर रहा था ना। आखिर आत्मा की भी कुछ नीज होती है। अब दोनों बोलने लगे, एक बार चुन लो बस, हमें नहीं पता, लेकिन जोन को अभी और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों आत्माओं को वहाँ से ले गए। कुछ देर बाद कैरन ड्रिंक लेकर जोन के पास आई और तब जोन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उसे संभाला और ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ्स पर ले गई। जोन शराब पीते हुए अपनी हालत बताती रही। तब कैरन ने उसे याद दिलाया, तुम मर चुकी हो, याद है शादी के बाद क्या बोलते हैं, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। मौत ने जुदा कर दिया, इतना क्या सोच रही है, अपने हिसाब से जी अपनी जिंदगी। उधर बाहर लेरी और लूक भी खूब पी रहे थे। 4-4 पैक के बाद दोनों के बीच बॉन्ड बनने लगा। एक दूसरे की तारीफ करते हुए बोले, वो लड़की हमारे लायक नहीं है भाई, हम दोनों सॉलिड आदमी हैं। अगली सुबह जोन हैंगओवर में पड़ी थी, लेकिन फैसला कर चुकी थी। उसने अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम दोनों के साथ जिंदगी बिता पाई, लेकिन अब मैं एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती। मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं चुनूंगी। वह बोली, मैंने अच्छी जिंदगी जी है, अब तुम अपनी जियो। बाद में जोन तैयार हुई और फैसला किया कि वह कैरन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगी। दोनों दोस्त मिलकर मजे करेंगी। उधर लेरी ने लूक से कहा, तुम सही थे, मैंने उसी जगह प्रपोज किया था क्योंकि मैं तुम्हारी यादें जोन के दिमाग से निकाल देना चाहता था। शायद मर भी इसलिए गया क्योंकि तुम्हारी शादी की तस्वीर देख ली थी। लूक ने भी सच स्वीकार किया, और मुझे जलन होती है उस जिंदगी से जो तूने जोन के साथ जी। तभी लेरी को याद आया, सबका शरीर वैसा दिखता है जैसे वे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल में थे। लूक वैसा दिखता था जब जोन ने उससे शादी के लिए हाँ कहा था। लेरी वैसा दिखता था जब जोन उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। ये सोचकर लेरी को सब समझ आ गया। वो भागकर जोन के पास गया। स्टेशन पर उसे ट्रेन में ढूंढ लिया और कहा, एक आखिरी बार नीचे आ जाओ। उसने कहा, तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी में तुम्हारे बाल छोटे थे, इसका मतलब जब तुम लूक के साथ थी वही तुम्हारे सबसे खूबसूरत पल थे, उसे चुनो, हमेशा खुश रहो। पहले जोन ने मना किया, लेकिन लेरी ने कहा, यही सही है। दोनों रोते हुए आखिरी बार गले लगे। कुछ समय बाद लूक और जोन अपनी आगे की जिंदगी के लिए ट्रेन में चढ़ गए। लेरी जंक्शन में अकेला घूम रहा था, उसे नहीं पता था अब उसे कहाँ जाना है। तभी उसने देखा कि एना और रायन वापस साथ आ गए हैं और उसे उनके लिए खुशी हुई। उधर लूक और जोन ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वो खुशी खुशी साथ रहने लगे, लेकिन वक्त के साथ जोन के दिल में एक डाउट उठने लगा। जोन एक बार फिर अपनी पिछली यादें देखने आर्काइव्स गई और लेरी से पहली मुलाकात वाली मेमोरी देखी। वही पहली नजर, वही अजीब सी झिझक, सब कुछ। अगले कुछ दिनों तक लूक जोन को अलग अलग एक्टिविटीज पर ले जाता रहा, कभी घूमने, कभी नए अनुभवों के लिए, लेकिन जोन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर रात वो चुपचाप आर्काइव्स में जाती और लेरी के साथ अपनी जिंदगी की यादें देखती रहती। वहाँ मौजूद क्लर्क ने उसे टोका, इतना ज्यादा यादों में रहना ठीक नहीं होता, आगे बढ़ना जरूरी है। एक रात लूक ने खुश होकर कहा, कितनी परफेक्ट जिंदगी है ये, लेकिन जोन के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब जोन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने साफ साफ कहा, मैंने तुम्हें चुनकर गलती की है। ये सुनते ही लूक गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। जोन ने शांत होकर समझाया, मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जवानी का प्यार था, ना घर के किराए की टेंशन, ना नौकरी की, ना बच्चों की। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होता, उसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें होती हैं। वह बोली, तुम 67 साल पुरानी जोन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ। जोन ने फैसला कर लिया कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे पकड़ी ही क्यों न जाए। रोते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं लेरी से करती हूँ। कुछ घंटों बाद जोन भागने का प्लान बनाते हुए चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी लूक वापस आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों आर्काइव्स पहुँचे, वही लाल दरवाजा था। लूक क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक करने लगा, भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई यार, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, जोन चुपके से अंदर चली गई। लूक भी नॉर्मल क्लाइंट बनकर अंदर घुस गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद जोन अपनी मेमोरीज के पीछे जाकर लाल दरवाजे में घुस गई, जो उसे उसके बचपन की यादों के कॉरिडोर में ले गया। अलार्म बजने लगा, गार्ड्स आ गए। जोन भागते हुए लूक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। वॉशिंग मशीन का दरवाजा उसे लेरी के साथ झगड़े वाली मेमोरी में ले गया। गार्ड्स पास आ रहे थे। जोन ने दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक कर दिया और तेजी से ऊपर भागी। वहाँ उसने
ने अपना पुराना वर्जन देखा। बूढ़ी जोन मरते वक्त भी लेरी का नाम ले रही थी। हमारी जवान जोन बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स पीछे थे, लेकिन जोन रेंगती हुई ट्रेन ट्रैक्स तक पहुंच गई। टनल से होते हुए वह वापस जंक्शन में आ गई। रिसेप्शन पर वह लेरी के बारे में पूछ रही थी कि तभी उसका वांटेड नोटिस आ गया और उसे फिर से भागना पड़ा। बूथ एरिया में वह रायन और एना से टकरा गई। उन्होंने उसे छुपा लिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन बता दी। जोन ने पूछा, लेरी की आगे की जिंदगी कहाँ है? कोऑर्डिनेटर्स ने जो जवाब दिया उससे वह हैरान रह गई। लेरी को जोन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। जोन भागती हुई लेरी के पास पहुंची, जो इस वक्त बारटेंडर का काम कर रहा था। दोनों ने एक एक पैग लगाया। उसके बाद जोन बोली, मेरे साथ चलो, लेकिन पहले ही बता दूं, मैं रूल तोड़ कर आई हूँ, मेरे साथ फंस सकते हो। लेरी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। कुछ पलों बाद दोनों ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी थी। वही मोहल्ला, वही रास्ते जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।